तो हम पर्पज ऑफ बर्थ एंड डेथ चैप्टर 9 पढ़ते हैं। और इसमें जो बात है वो खास करके जो मेमोरी जो है, जो हमारे दो पुल है 3A और 3B, जो पीछे जो मेमोरी है 3A और 3B की, इस मेमोरी को के बीच में से एक चैनल गुजरती है। और लास्ट टाइम हमने देखा था कि चैनल के दोनों साइड के ऊपर कुछ वाल्स होते हैं। और ये जो वाल है वो उसमें वाल द्वारा ये मेमोरी बाहर आती है। तो आप जिनके पास वो एक ब्लैक बुक है डिस्कोर्सेस ऑन योगा नाम की, उसके अंदर ये पिक्चर्स बताए गए हैं। ये जो हम पर्पस ऑफ बर्थ एंड डेथ में पढ़ते हैं उसके अंदर ये पिक्चर्स के अंदर वाल नहीं बताए हैं। तो अगर आपको देखना चाहिए कि एग्जैक्टली ये वाल का कहाँ होते हैं, तो ये डिस्कोर्सेस ऑन योगा के अंदर ये वाल बताए हुए हैं। बीच में चैनल है और लेफ्ट और राइट पर, लेफ्ट साइड पर 3A मेमोरी से और राइट साइड 3B जो मेमोरी है डीप मेमोरी अगले जन्मों की, पिछले जन्मों की, वो सारी उसमें से कुछ न कुछ बाहर आता रहता है। और जिसको हम ड्रिफ्ट कहते हैं या जो एक विषय पर टिके नहीं रहते हैं, उसका सबका एक मेन कारण यही है कि ये वाल बीच में खुल जाते हैं और विषयांतर होता रहता है। तो अभी आगे पढ़ते हैं पेज नंबर 164 के ऊपर इंग्लिश में। अब यहाँ जो है वो 3B की मेमोरी जब खुल जाती है तब क्या अंदर से निकलता है, व्यक्ति को क्या दिखाई देता है, इसकी बात यहाँ करते हैं। द स्पिल्ड मेमोरी पैटर्न्स कुड बी thousands of years old or more, when dress, customs, language, etc. in that age were so different. The individual seeing in the mind's eye some weird pictures and not understanding what they signify, because these memory patterns are not consciously or carefully filed, which is itself a scientific process, is confused, frightened and dismayed. अब जो व्यक्ति है जिसके अंदर ये मेमोरी खुल गई, मानो कि जो प्राचीन मेमोरी है वो खुल जाती है, तो क्या होता है, उसको अलग अलग प्रकार के चीज़ें दिखाई देती है। जिसमें कोई पुरानी व्यक्ति है या किसने पुराना ड्रेस पहना हुआ है, कोई कस्टम्स है मतलब रीति रिवाज है, उस ज़माने की लैंग्वेज है, और इस तरह का अलग अलग जो है वो चीज़ें व्यक्ति को दिखाई देती है। और अपनी आँखों द्वारा आँखों के सामने इस तरह की चीज़ें देखता है और समझ नहीं पाता है कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि वो बहुत मानो कि 500 साल पहले या 1000 साल पहले की कोई मेमोरी खुल गई, तो उस समय क्या था वो तो हमें पता नहीं है आज। तो ये होता है कि व्यक्ति कंफ्यूज हो जाती है, डर भी जाती है, उसको अंदर डर लगता है और हो सकता है कि व्यक्ति निराश भी हो जाए। एंड व्हेनेवर दिस फ्लो stops the individual behaves normally again. अब जब ये फिर बंद हो जाता है, मतलब कि 3B से जो मेमोरी बाहर आती थी वो अब बंद हो गई, फिर से वाल जो है वो बंद हो गए, अभी कुछ आ रहा है, तो व्यक्ति फिर से नॉर्मल हो जाती है। मतलब कि जब किसी कारण ये वाल खुल जाते हैं और उस दौरान जो कोई चीज़ें उसके दिखाई देती है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और उसके कारण उसके अंदर उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, वो
उसका मानसिक, कभी कभी मानसिक संतुलन भी व्यक्ति का बिगड़ जाता है। And whenever this flow stops, the individual behaves normally again. So, both the individual and those around are at a total loss to understand the resulting behavior, which is very strange and sudden. However, ancients be these patterns that are spilling into the mind channel. Any person getting a series of pictures from section 3A or 3B will take them as real. अब वो व्यक्ति जो देखा है और उसके द्वारा जो वो बिहेव कर रही है, और मानो कि साथ में भी कोई है, वो व्यक्ति घर में है तो साथ में और कोई व्यक्ति है, तो उसका बिहेवियर सबको एकदम एक अलग लगेगा, स्ट्रेंज लगेगा कि ये व्यक्ति क्या कर रही है, क्या बोल रही है, क्योंकि वो कुछ बोल सकती है, कुछ जेस्चर कर सकती है, तो उसको एक उसके साथ में जो लोग होते हैं वो एकदम समझ नहीं पाते कि इसका बिहेवियर क्यों और किस तरह ये चेंज हो गया है। तो ये जो ये चैनल के अंदर जो पुरानी इस तरह की मेमोरी अंदर आती है, और वो 3A और 3B दोनों में से किसी एक से आती है, और उसको व्यक्ति को एकदम रियल जैसा लगता है। प्रॉब्लम यही है कि है कुछ नहीं यहाँ पर, क्योंकि मेमोरी खुल गई और मेमोरी के टच में वो व्यक्ति आ गई, तो उसको ऐसा लगता है कि वो जो है वो एक कुछ जैसे कोई दूसरी दुनिया में चला गया और वहाँ कुछ देखता हो, इस तरह उसको महसूस होता है, और वो उसको रियल है इस तरह वो महसूस करता है। Much research and study is necessary for treatment of abnormal and subnormal behavior. तो ये इस प्रकार का जो बिहेवियर है, एबनॉर्मल या सबनॉर्मल है, उसके लिए बहुत स्टडी की ज़रूरत है और उसके ऊपर रिसर्च करना चाहिए। पर प्रॉब्लम ये है कि रिसर्चर्स जो होते हैं उनको ये चीज़ का पता नहीं है कि ये कोई पुरानी मेमोरी इसके अंदर आ गई है। वो लोग ऐसा समझते हैं कि कहीं उसको इल्यूजन हो रहा है और वो कहता है कि मैंने ये देखा वो देखा, तो नॉर्मल को उसमें इल्यूजन कहते हैं। और डॉक्टर लोग भी जो है साइकियाट्रिस्ट इस प्रकार की दवा देते हैं कि वो सबसाइड हो जाए, तो इसके लिए ये इस प्रकार की ट्रीटमेंट करते हैं। पर डॉक्टर्स वगैरह को भी ये पूरा प्राचीन मेमोरी कोई आज बाहर निकलती है और इसके कारण ये होता है, ऐसा वो लोग भी समझते नहीं है, क्योंकि ये कंसेप्ट बिल्कुल अलग है और मॉडर्न साइंस के अंदर ये नहीं है कि प्राचीन मेमोरी हमारे अंदर ब्रेन में पड़ी है। ट्रैंक्विलाइजर्स शट these doors or walls temporarily, and perhaps repeated doses often induce a tendency in the doors or wall to remain shut, but this way of shutting is accidental, uncertain and rather unmethodical, because the physician himself does not know this mechanism of the doors and memory patterns in his own mind and is not aware as to what is actually happening. This prescription may or may not work. तो यही बात है कि ये जो अपने आप में मेमोरी का ये वाल खुल जाते हैं और उसमें से ये पुरानी ये निकल आती है और फिर ये बंद भी हो जाती है, पर ये सब एक्सीडेंटल और अनमेथोडिकल सब कुछ होता रहता है। और ये चीज़ फिजिशियन भी जान नहीं पाता है कि भाई ये इस तरह क्यों हो रहा है, क्योंकि उसको इस चीज़ का नॉलेज नहीं है कि मेमोरी पैटर्न्स इस तरह कुछ पुरानी भी बाहर आ सकती है। तो फिर वो प्रिस्क्रिप्शन लिखता है तो दवा काम करती है ना न भी करती है, और टेम्पररी करेगी तो भी टेम्पररी करेगी, क्योंकि दवा जो होती है उसके अंदर केमिकल्स होते हैं, और केमिकल्स जब दवा लेते हैं तो कुछ केमिकल रिलीज होते हैं बॉडी के अंदर, तो उसके द्वारा टेम्पररीली हो सकता है कि उसकी जो है वो वाल को थोड़ी देर के लिए बंद कर दे, पर फिर से ये कभी भी हो सकता है। तो ये जो ट्रीटमेंट जो है आज की मॉडर्न साइंस की ट्रीटमेंट, ये उसके अंदर इतनी काम की नहीं है।
In thinking, the incoming impulses that bring coded messages and the identical memory patterns of the present life that are spilled from section 3A reach the front brain. If while this series is being worked on, another series activated as per the incoming impulses is built in from another door, also from section 3A. A normal person behaves normally but drifts in talk, in study and in thinking. अब यहाँ ड्रिफ्ट की बात करते हैं कि ड्रिफ्ट हमारे अंदर किस तरह आती है। ड्रिफ्ट मतलब विषयांतर, भाई एक चीज़ के ऊपर हम सोचते हैं या बोलते हैं, बात करते हैं या स्टडी करते हैं और अचानक ड्रिफ्ट वो विषय से दूसरे विषय के ऊपर चले जाते हैं, तो वो किस तरह होता है। तो ये यहाँ बताते हैं कि मानो कि एक इनकमिंग इम्पल्स अंदर आया और उसको मिलने के लिए सेक्शन 3A से कोई मेमोरी बाहर आई, आइडेंटिकल मेमोरी बाहर आ गई, मेमोरी पैटर्न, और फिर वो विचार बन के आगे जाके रजिस्ट्रेशन एरिया में जाता है। अब वो वहाँ पहुँचता है, उस दौरान ही क्या होता है कि दूसरा इनकमिंग इम्पल्स भी आ गया इसके पीछे पीछे, और कोई दूसरा वाल जो है मेमोरी का, वहाँ से दूसरी मेमोरी बाहर आ गई और दूसरी मेमोरी भी आ गई और उसका विचार बन गया। तो दोनों विचार वहाँ इकट्ठे हो गए। तो पहला विचार जो चल रहा था और जो टॉपिक था या सब्जेक्ट था, उसके बदले में जो दूसरा विचार जो आया उसका टॉपिक या सब्जेक्ट बिल्कुल अलग था। तो फिर वहाँ ड्रिफ्ट हो जाती है। व्यक्ति अभी जो पहले बोलती थी उसके बदले में और ही कुछ बोलने लगेगी, क्योंकि दूसरी प्रकार का इम्पल्स अंदर आ गया। या फिर वो कुछ स्टडी करती है या सोचती है, तो नॉर्मली हमारे सोच के अंदर भी यही होता है कि हम जब सोचते हैं तो ये अंदर अंदर ड्रिफ्ट चालू रहता है कि एक विचार आया और सोचते हैं एक विचार के ऊपर, उतने में पीछे से दूसरा इनकमिंग इम्पल्स आ गया, दूसरा विचार बन गया और वो इससे बिल्कुल उल्टा विचार हो सकता है। तो इस तरह हमारे अंदर ड्रिफ्ट बनती है। When a normal person is engaged on a particular subject and relevant memory patterns start spilling in, other doors may accidentally open in between. तो यही बात है कि ये जो एक कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर वो एक मेमोरी आ गई है और उसके अंदर वो विचार चल रहे हैं, पर उसके बाद में दूसरा डोर खुल जाता है और दूसरी मेमोरी उसके अंदर आ जाती है, तो दूसरा विचार बन जाता है। सो ए डिफरेंट सीरीज ऑफ मेमोरी पैटर्न्स विल स्पिल इन एंड द पर्टिकुलर सब्जेक्ट एट हैंड विल बी फॉरगॉटन and the front brain computer section 1 will work on the new series coming in as data, but even this may not last long, as another door may open and spill another series of memory patterns, so that the front brain computer will then work on this new series. अब ये जो प्रक्रिया है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है कि एक इनकमिंग इम्पल्स आया और उसका विचार बना, उसके बाद में दूसरी इनकमिंग इम्पल्स आया तो उसका दूसरी टाइप का विचार बन गया। अब वो भी टिकेगा नहीं, थोड़ी देर के बाद में तीसरा जो इनकमिंग इम्पल्स ऐसा आएगा कि जिसके अंदर कोई एक अलग ही प्रकार की बात होगी, अलग ही सब्जेक्ट होगा, तो तीसरा मेमोरी पैटर्न इस तरह से निकलेगी। तो इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे अंदर विचारों का सातत्य नहीं होता है। हम ध्यान करने बैठते हैं तो भी हम जो बीच में भी विचार जो आते हैं वो विचारों के अंदर भी सातत्य नहीं होता है। एक विचार आया, उसके बाद में थोड़ी देर में दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, और इस तरह स्टडी करते हैं, कुछ भी करते हैं, सब टाइम के ऊपर इस तरह हमारे अंदर की प्रक्रिया चालू रहती है। और जो हमारा फ्रंट ब्रेन है, ये जो रजिस्ट्रेशन एरिया है, इसको कॉन्स्टेंटली इस तरह काम करना पड़ता है। द अनकंट्रोल्ड थिंकिंग इज ए वेरी कॉमन occurrence and it goes on and on in an ordinary average person. It happens because no conscious practices have been carried out to keep those doors shut or open them when required. This control is scientific yoga. अब ये क्यों होता है कि व्यक्ति ने कभी भी कोई योग की या कोई ऐसी उच्च प्रकार की प्रैक्टिस की नहीं है और ये
वाल्व को किस तरह बंद किया जाए या खोला जाए जब भी ज़रूरत होती है कि अब कोई विचार करना है तो उसके अंदर ये विचार को आने दिया जाए, या ये इम्पल्स आता है उसके मेमोरी से, मतलब कि एक ही प्रकार की विचार की कंटिन्यूटी बनी रहे, वो चीज़ जो है वो कोई हमें सिखाता नहीं है और ना कोई हमने इस तरह की प्रैक्टिस की है, इसलिए ये चीज़ कंट्रोल में नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये चीज़ इतनी सूक्ष्म है क्योंकि इनकमिंग इम्पल्स आता है, मेमोरी पैटर्न को मिलता है, ये सारी चीज़ें अंदर इतनी स्पीड में हो जाती है कि हमें कुछ पता ही नहीं चलता। हमें तो विचार बनता है, विचार को भी हम पकड़ नहीं सकते हैं। विचार भी कई बार ऐसा होता है कि विचार निकल जाता है, उसके बाद में हमें कुछ ऐसा याद आता है कि हाँ इस तरह का विचार मुझे आया था। तो विचारों को हम पकड़ नहीं सकते, तो इनकमिंग इम्पल्स और मेमोरी पैटर्न को तो हम किस तरह पकड़ेंगे। पर एडवांस प्रैक्टिस जो लोग करते हैं बहुत आगे की, तो वो लोग यहाँ इस प्रकार का कंट्रोल ला सकते हैं कि जिस सब्जेक्ट के ऊपर उसको टिके रहना है तो उस प्रकार के विचार को ही वो आने देंगे, उस प्रकार के इम्पल्सिस को ही आने देंगे, दूसरे इम्पल्सिस अंदर नहीं आएंगे। और ये कंट्रोल जो है उसको साइंटिफिक योग कहते हैं। These are drifts of the mind and they are consequences of natural happening. The incoming impulses are ceaseless. अब इनकमिंग इम्पल्स तो एक के बाद हम जानते हैं कि एक सेकंड के अंदर 120 विचार आते रहते हैं, और उसके अंदर ये जो है वो एक नेचुरल हैपनिंग, एक प्राकृतिक रूप में ये सारी चीज़ें बनती रहती है, और उसका परिणाम जो आता है वो भी ये होता है। तो ड्रिफ्ट जो है वो एक प्रकार से तो नॉर्मल हम जिसको कह सकते हैं कि एक मैकेनिज्म ऐसा है कि जिसके अंदर व्यक्ति के अंदर इस तरह का ड्रिफ्ट होता ही है, एक नेचुरल हैपनिंग है। पर जब ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर हम कंसंट्रेट नहीं कर सकते सब्जेक्ट के ऊपर, विचार के ऊपर या स्टडी के ऊपर, तो फिर हमें नुकसान होता है। इसलिए चाहे वो नेचुरल हैपनिंग हो, फिर भी उसके ऊपर थोड़ा कंट्रोल लाना तो ज़रूरी है। They pour in all the time at great speed and in great variety. They come in any haphazard manner as haphazardly, draw out identical memory patterns, and depending on such haphazard incoming of the impulses, the door or wall open and shut continuously without rhyme or reason, as it may appear without any method or control. अब ये सब जो है वो हैफेजार्ड मैनर में चलता है, मतलब कि वो उटक पटांग या अव्यवस्थित रूप में ये सारी चीज़ें चलती रहती है। इनकमिंग इम्पल्स आता है और फिर आइडेंटिकल मेमोरी पैटर्न को खींच लेता है, तो वो भी हैफेजार्ड इनकमिंग इम्पल्स भी है, मेमोरी पैटर्न भी अंदर पड़ी है, वो भी हैफेजार्ड है। और जिस प्रकार से इनकमिंग इम्पल्स है इस तरह की मेमोरी पैटर्न को खींचता है और वाल ओपन या बंद होते रहते हैं, इस तरह कंटिन्यूसली प्रोसेस होती है। और उसके अंदर कोई तर्कयुक्त ये नहीं होता है, उसके अंदर कोई जो सब्जेक्ट या विचार चल रहे हैं वो तर्कयुक्त नहीं होते हैं उसके अंदर, और ये कोई भी प्रकार का कंट्रोल या मेथड वगैरह की ये सारी चीज़ें अंदर बनती रहती है। सो ड्रिफ्ट्स ऑफ द माइंड is a common melody like the common cold as difficult to keep out, but this is all because no attempt is made to study how the incoming impulses are to be taken in proper sequence and how the doors or walls of memory patterns be allowed to open and close as required. तो ये जो इस तरह जो ड्रिफ्ट जो आती है वो एक कॉमन मेलेडी, एक प्रकार की जो सामान्य बीमारी, जैसे कि सर्दी वगैरह होती है तो सर्दी कैसे सामान्य बीमारी है, इस प्रकार की एक बीमारी जैसी ये एक चीज़ है। मतलब कि एक कॉमन चीज़ है कि हर व्यक्ति के अंदर इस प्रकार का ड्रिफ्टिंग होता रहता है। और इसका कारण ये है कि कभी भी हमने इसका कोई स्टडी नहीं किया है या प्रैक्टिस नहीं किया है कि भाई किस तरह प्रॉपरली इनकमिंग इम्पल्स को अंदर आने दिया जाए, उसका विचार बने, वो विचार ठीक रूप से फिर से फाइल हो जाए और
दूसरा विचार उसी टाइप का उसी सब्जेक्ट का आने दिया जाए। इस तरह की जो प्रॉपर हमें ट्रेनिंग या प्रैक्टिस जो मिलनी चाहिए, करनी चाहिए, वो नहीं होती है। इसीलिए ये डोर और वाल अपने आप में खुलते जाते हैं, बंद होते जाते हैं, तो उसके कारण ये ड्रिफ्टिंग होता रहता है। This is very important study in the process of correct thinking, but we have made no attempt to learn the methods and teach them to our children. तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये बचपन से हमें न कोई सिखाता है और हम हमारे बच्चों को न कभी सिखाते हैं। इसलिए बचपन से ही हमारा जो थिंकिंग है वो ड्रिफ्ट ओरिएंटेड होता है। और हमारे जो बच्चे होते हैं वो भी फिर इसी तरह थिंकिंग करते हैं, उनके अंदर भी। इसलिए हम देखते हैं कि कई बच्चे जब पढ़ने बैठते हैं, स्टडी करते हैं, तो उनका ध्यान ज़्यादा भटकता रहता है, क्योंकि ये जो है उनके अंदर भी इस प्रकार के वाल जो है वो के अलग अलग रूप से काम करते हैं स्पीड में, और उनके अंदर भी जो इनकमिंग इम्पल्स आते हैं तो दूसरे दूसरे विचार बन जाते हैं। तो उसको जो स्टडी बच्चे की को करनी चाहिए वो नहीं होता है, उसके बदले में दूसरे प्रकार के विचार उसके अंदर आ जाते हैं। वी थिंक haphazardly and our children will also adopt the same method and remain equally deficient. तो क्योंकि ये हमारे अंदर ये haphazardly अव्यवस्थित रूप के अंदर आता है, तो फिर हमारे जो बच्चे होते हैं या जो दूसरे होते हैं घर में छोटे बच्चे वगैरह, उसके अंदर भी वही टाइप का ये बनना चालू हो जाता है। उसका थिंकिंग जो है वो इस तरह का ही बनेगा जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिफ्टिंग होगा। और ये जैसे बड़ों के अंदर ये का डेफिशिएंसी रहती है, इस तरह बच्चों के अंदर ही इस प्रकार की डेफिशिएंसी बनी रहती है। It may be argued that birds learn to fly and fish to swim, but we are not the lower subconscious species where nature helps. अब लोग तो आर्ग्यूमेंट तो करने वाले होते ही है, तो कहते हैं कि भाई ये जो पक्षी होता है तो उसको उड़ने का कौन सिखाता है, या मछली पानी में होती है तो उसको तैरना कौन सिखाता है। बचपन से ही पंछी भी उड़ने लगता है और पानी में मछली भी तैरने लगती है। पर ये जो है वो ये जो चीज़ें हैं, मतलब कि मनुष्य के निम्नतर जो जगत है उसकी जो पशु पक्षी वगैरह है उसके अंदर एक नेचर उसको हेल्प करती है और नेचर द्वारा जो प्रोग्राम है उस तरह चलता है। मनुष्य के अंदर ऐसा नहीं है। मनुष्य के अंदर सब चीज़ों को और खास करके विचार वगैरह को तो किस तरह कल्टीवेट किया जाए ये सब सीखना पड़ता है। किस तरह ड्रिफ्ट कम हो, ये सारी चीज़ें जो है वो उसको सीखने को उसको सिखानी पड़ती है। प्राणियों के अंदर अलग बात है कि उसके अंदर, क्योंकि प्राणियों के अंदर जिस तरह की ज़रूरत होती है इस तरह का प्रोग्राम प्रकृति ने किया होता है। और आप देखोगे कि जैसे कोई प्राणी होता है और उसका जब बच्चा जन्मता है तो वो थोड़ी मिनटों के अंदर ही खड़ा हो जाता है और चलने भी लगता है, क्योंकि अगर वो बच्चा खड़ा नहीं होगा और चलने नहीं लगेगा तो उसके लाइफ को खतरा रहता है, कोई भी बड़ा प्राणी आके उसका शिकार कर जाएगा। तो नेचर ने इस तरह, अब हमारा जो बच्चा होता है तो वो तो चलने के लिए 1 साल लगा देता है तब जाके वो थोड़ा थोड़ा चलता है, पर प्राणियों के अंदर नेचर इस तरह उसको हेल्प करती है। वी आर सेल्फ इवॉल्विंग ह्यूमन बीइंग्स विच इज वाई आवर यंग वंस आर सो हेल्पलेस अनलाइक दोज ऑफ बर्ड्स, fishes and animals, because we human beings have to learn everything consciously and methodically if we want to be human beings. But if we still wish to be like animals or birds, then no such question arises. तो हम जो है ह्यूमन बीइंग है वो तो सेल्फ इवॉल्विंग ह्यूमन बीइंग्स है, मतलब अपने आप में हमें डेवलप होना है, इवॉल्व होना है।
उत्क्रांति की ओर हमारे अंदर उत्क्रांति करनी है, विकास करना है, इस प्रकार का ह्यूमन बीइंग हम लोग हैं। इसलिए जो है वो हमें जब तक खुद प्रयत्न नहीं करते हैं तब तक ये चीज़ें हमारे अंदर डेवलप नहीं होती है। प्राणी और उसके अंदर एक अलग चीज़ है कि उसके अंदर प्रकृति ने जो प्रोग्राम बनाया है इस तरह वो अपने आप में डेवलप होता जाता है और क्रियाएं करता रहता है। पर मनुष्य के लिए ये चीज़ है नहीं, उसको तो कॉन्शियसली और मेथोडिकली सब चीज़ को सीखना पड़ता है, करना है, तब वो फिर रियल में ह्यूमन बीइंग बनता है। जबकि एनिमल बर्ड्स के अंदर अगर कहते हैं कि भाई आपको एनिमल और बर्ड्स ही बने रहना है तो फिर अलग बात है, बाकी तो हमें अपने आप में विकास करना पड़ता है। Unless scientific study is made in the science of thinking, this drifts will keep repeating oft times totally exasperating a person, especially when one wishes to pray or recite japa or is engaged in some serious study. अब ये जो है वो जो साइंस ऑफ थिंकिंग है उसकी हमें स्टडी करनी पड़ती है और ड्रिफ्ट किस तरह रिपीट होती रहती है हमारे अंदर, उसको हमें इसका अभ्यास करना पड़ता है। नहीं तो क्या होता है कि खास करके हम जब प्रार्थना करते हैं या जप करने बैठते हैं या कोई सीरियस स्टडी करते हैं, उस दौरान इस प्रकार की ड्रिफ्ट चालू हो जाएगी, इस प्रकार का विषयांतर होता रहेगा और उसके कारण जो है वो हम अंदर एक प्रकार का संताप का अनुभव करते हैं। One then finds how important and helpless one is before these drifts and would rule over oneself, especially if they are dictated by strong emotions or sex intensities. तो उसका ज़्यादा अनुभव तो हमें तब होता है कि जब हमारे इमोशन बहुत ज़्यादा उग्र हो जाते हैं, एकदम अंदर जैसे तूफान मचा हुआ होता है, या कोई सेक्स के विचार या सेक्स की इंटेंसिटी एकदम बढ़ जाती है, तो जो ड्रिफ्ट अंदर चलता है तभी पता चलता है कि भाई ये देखो किस तरह ये विचार हमें परेशान करते हैं और व्यक्ति हेल्पलेस हो जाती है, उसको कंट्रोल नहीं कर पाती है। तो ये जिस तरह जब ऐसी स्थिति नॉर्मल कोर्स में हम ड्रिफ्ट को पकड़ नहीं सकते क्योंकि विचारों में रहने की आदत है, तो एक विचार आया, दूसरा आया, तीसरा आया, क्या फर्क पड़ता है, अंदर विचार चलते रहते हैं। पर जब कुछ और जरा जोर से अंदर कुछ चालू हो जाता है तब हमारा ध्यान उस ओर जाता है कि हाँ ये इस तरह का अभी अंदर गड़बड़ी चालू हो गई है। एट दैट टाइम ट्राई टू रीड ए बुक और प्रे एंड यू विल फाइंड टू योर डिसमे that it is not possible unless you have practiced scientific method. अब जब इस तरह का तूफान आया है, उस तरह आप कुछ पढ़ने बैठोगे या ध्यान करने बैठोगे या स्टडी करना चाहोगे तो आपको पता चलेगा कि एक प्रकार की निराशा अंदर आ जाएगी, ये तो कि होता ही नहीं है। तो खास करके ऐसी स्थिति के अंदर ये बिल्कुल नहीं होता है, ये पता हमें उस स्थिति के अंदर आता है क्योंकि व्यक्ति ने कोई साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक मेथड का अभ्यास नहीं किया है, इसके कारण इसके अंदर ये चीज़ होती रहती है। द प्रैक्टिकल स्टेप्स ऑफ ड्रिफ्ट वॉचिंग गिवन इन चैप्टर 11 विल enable study of the elementary work on oneself, and then further study is to continue with intensity chart and diagram 1 and 2. तो जो आगे चैप्टर आता है 11 चैप्टर, उसके अंदर ये ड्रिफ्ट के तो उसमें हम आगे फिर ड्रिफ्ट वॉचिंग किस तरह करना चाहिए उसकी प्रैक्टिस भी हम कर सकते हैं। और उसके बाद में जो इंटेंसिटी चार्ट है उसका भी हम अभ्यास कर सकते हैं क्योंकि इंटेंसिटी चार्ट में अलग अलग विचार किस इंटेंसिटी से बनते हैं वो बताया गया है। और डायग्राम जो है 1 और 2 वो भी हम इसका भी हम अभ्यास कर सकते हैं। Certain types of thoughts
create certain types of chemical reaction in the physical body. As the physical body is a chemical factory, so energy transformation and chemical reaction change the body tissues and create irregularities in the normal functioning of the nerves and other organs within the body, leading to various ailments and diseases. The intensity charts show how the intensities of certain emotions and thoughts induce certain ailments and diseases. तो जो अलग अलग प्रकार के विचार आते हैं, कुछ निश्चित प्रकार के विचार हमारे अंदर आते हैं और वो उससे एक हमारे अंदर फिजिकल बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन आता है। तो विचार जो है, कैसा विचार है, इस प्रकार का हमारे अंदर केमिकल बॉडी के अंदर रिलीज होता है। एक गुस्से का विचार आ गया तो अंदर अलग प्रकार के केमिकल बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं। या एक अच्छा शांत दिमाग है और एक अच्छा विचार आता है तो एक अलग प्रकार का केमिकल्स अंदर रिलीज होते हैं, क्योंकि फिजिकल बॉडी जो है वो एक केमिकल फैक्ट्री जैसी है। क्योंकि जो हमारे हार्मोन्स वगैरह है वो सब केमिकल्स है और पूरा हमारी जिसको हम साइकोलॉजी कहते हैं वो सारी साइकोलॉजी जो है वो हमारी इसके ऊपर टिकी हुई है। मतलब कि हार्मोन्स के अंदर गड़बड़ी हो जाती है तो हमारी साइकोलॉजी के अंदर भी गड़बड़ी हो जाती है। तो इसीलिए योग जो है, योग का अभ्यास इसलिए उपयोगी है क्योंकि वो हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम करता है। तो ये हठ योगा या फिजिकल योग है उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो केमिकल को इसके द्वारा जो हमारे हार्मोन केमिकल्स है उसको कंट्रोल करता है और हमारी जो हेल्थ है उसके द्वारा मेंटेन की जाती है। तो जब ये एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और केमिकल रिएक्शन अंदर बनते हैं और तब बॉडी के टिश्यूज अंदर एक प्रकार की इरेग्युलरिटी बनाते हैं और उसका जो नर्वस सिस्टम का नॉर्मल फंक्शंस है और दूसरे ऑर्गन्स जो का भी ये जो फंक्शंस है वो इसके कारण फिर हमारे अंदर एलिमेंट्स और डिसीजेज आते हैं, रोग आते हैं। उसका रोग का मेन कारण क्या है कि ये केमिकल जो अंदर इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है और जो केमिकल रिएक्शन क्रिएट होते हैं इसके कारण ये सारी चीज़ें अंदर गड़बड़ी चालू हो जाती है और उसके द्वारा हमारे अंदर रोग डिसीज वगैरह आता रहता है। तो इंटेंसिटी चार्ट ये चीज़ हमें बताता है क्योंकि इंटेंसिटी चार्ट के अंदर डिसीज बताए है कि ये डिसीज है तो आपके किस प्रकार के आपके अंदर विचार चल रहे हैं। मतलब कि विचार और डिसीज इसका दोनों का जुड़ाव क्या है, दोनों का रिलेशन क्या है, वो उससे हम ये इंटेंसिटी चार्ट से जान सकते हैं। तो हमारे अंदर किस प्रकार के इमोशंस और थॉट है और इसके द्वारा क्या डिसीज होते हैं वो जान सकते हैं। तो उसका हम उल्टा भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। मानो कि किसी को कोई प्रॉब्लम है या हमें खुद कोई प्रॉब्लम है तो हम इंटेंसिटी चार्ट को खोलकर अलग अलग इसके अंदर 4 प्रकार के जो 4 केंद्र है उसके अंदर ये डिसीज कहाँ कहाँ है, इमोशनल सेंटर के अंदर है, सेक्स सेंटर के अंदर है, इंटेलेक्चुअल में है, तो वहाँ ये डिसीज का उल्लेख किया गया है और उसके सामने विचार भी बताए कि भाई आपने इस तरह के विचार किए हैं इसलिए इस प्रकार का आपको डिसीज हुआ है। तो इंटेंसिटी चार्ट इस माने में बहुत इंटरेस्टिंग है और खुद हम अपना भी अभ्यास कर सकते हैं कि क्योंकि हम क्या गलत विचार करते हैं वो हमें पता नहीं होता है, पर जब हम डिसीज आता है और डिसीज के ऊपर से हम ये विचार क्या है उसको ढूंढेंगे तो पता चलेगा कि हाँ इस प्रकार के हमारे अंदर कोई गलत विचार चलते थे, इसके कारण ये डिसीज हमें आया है। इस तरह हम इसका अभ्यास कर सकते हैं। Why does this happen to us? That is, why do diseases and ailments develop within the body? Is it to prove that there is a link with emotional energy, that if the latter be contaminated, it would contaminate the body and mind? What is the real purpose of this mirage? Sometimes negative incentives have to be
undertaken to yield results. So the divine fragment as a last resort makes use of the rod, and natural rod that is used is diseases and ailment. Hence, the opinion of modern science that the mind and moods are to be treated to put the body right. अब ये क्यों क्यों होता है और किस तरह होता है, ये हमारे अंदर एक प्रश्न ये होना चाहिए कि व्हाट डज दिस हैपन टू अस। अगर इस प्रकार के अंदर कुछ गड़बड़ी होती है तो क्या होता है हमारे अंदर, या फिर व्हाई डज डिसीजेस एंड एलिमेंट डेवलप विद इन द बॉडी। तो हमारे अंदर डिसीजेस क्यों आते हैं, और खास करके उसका कोई हमारे इमोशंस के साथ में क्या कोई संबंध है। क्योंकि अगर हमारे इमोशंस जो प्रदूषित होते हैं, कंटेमिनेट होते हैं, तो फिर हमारा बॉडी और माइंड भी कंटेमिनेट हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात ये है, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि इमोशनल एनर्जी को हम प्योर रखें, जितनी शुद्ध रखें इतना अच्छा है। क्योंकि इसके जब इमोशनल एनर्जी ये करप्ट हो जाती है या कंटेमिनेट हो जाती है तो बॉडी के अंदर और माइंड के अंदर गड़बड़ी आती है, वो भी कंटेमिनेट हो जाते हैं। व्हाट इज़ द रियल पर्पस ऑफ द मिरर। तो ये जो एक आभास है, ये क्या है, ये सारी चीज़ों का वो किस तरह उसका पर्पस क्या है, या ये जो चीज़ बन रही है बॉडी ब्रेन सिस्टम में उसका पर्पस क्या है। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ अच्छा परिणाम लाने के लिए नकारात्मक एक हमें एक ये भी करना पड़ता है, नकारात्मक उत्तेजना, इंसेंटिव जो है उसको हमें लाना पड़ता है। मतलब कि नेगेटिवली हमें चीज़ को अच्छी करनी पड़ती है, नेगेटिव करके अच्छी करनी पड़ती है। तो ये डिसीज़ आना चीज़ तो नेगेटिव है, अच्छी बात तो है नहीं, फिर भी ये चीज़ प्रकृति द्वारा हमारे अंदर लाई जाती है। डिसीज़ आता है ताकि हमारी सिस्टम और न बिगड़े और डिसीज़ के ऊपर हम ध्यान दें, और फिर हम डिसीज़ को ठीक करते हैं तो बॉडी ब्रेन सिस्टम की फिर हमारी ठीक हो जाती है। तो डिसीज़ जो है वो एक प्रकृति का एक प्रकार का डंडा है, एक रॉड है कि जो हमें एक इसके द्वारा ये डिसीज़ और एलिमेंट्स हमारे अंदर आती है और हम इसको और ख़राब करने से हम रोक सकते हैं। इसीलिए मॉडर्न साइंस के अंदर ये कहा है कि माइंड और मूड जो है वो दोनों को एक साथ में जोड़ के ही उसको ट्रीट करना चाहिए। तो इस तरह, क्योंकि जो मूड है मतलब हमारे इमोशंस है और माइंड है, तो माइंड और इमोशंस दोनों को हमें साथ में रखना है और इस दोनों की हमें ट्रीटमेंट करनी चाहिए। The innumerable doors or walls on both sides of the central channel can open at any moment without any prior notice, or may not open at all, as in the case of backward children. अब क्या होता है कि ये जो अंदर असंख्य प्रकार के वाल जो है हमारे बीच में चैनल है, जैसा मैंने कहा, और वो आप किताब के अंदर भी देख लेना इसका पिक्चर्स के वाल कहाँ किस तरह है। तो बीच में चैनल है और राइट साइड के ऊपर मेमोरी 3B का सब वाल है और लेफ्ट साइड के ऊपर 3A के साथ जुड़े हुए वाल है। तो कोई भी वाल, खास करके नॉर्मल कोर्स में हमारे 3A के वाल खुलते हैं, 3B के नहीं खुलते हैं। तो नॉर्मल कोर्स में 3A के जब वाल खुलते हैं तो वो कोई हमें पता नहीं चलता, कोई प्रायर नोटिस नहीं अंदर आती है। मतलब कि पहले से कह के नहीं आते कि भाई इस प्रकार का भी ये कोई वाल खुलेगा और इस तरह का विचार आ जाएगा, इस तरह का होता नहीं है। और कई बार तो ये खुलते भी नहीं है। तो जिस चीज़ की जब जिस तरह ज़रूरत है इस तरह वो फंक्शन नहीं करते, और जब नहीं खुलते हैं तो ऐसे व्यक्ति को हम नॉर्मल कोर्स में जिसको मन बुद्धि कहते हैं, तो मन बुद्धि बच्चे होते हैं या
बच्चे वो बड़े होते तो मन बुद्धि इंसान व्यक्ति भी ऐसे होते हैं। उसके कारण ये है कि उस व्यक्ति के अंदर ये जो वाल ओपन होना चाहिए और वाल ओपन होने के बाद में जो विचार बनने चाहिए, क्योंकि वाल ओपन नहीं होगा तो आइडेंटिकल मेमोरी पैटर्न नहीं बाहर आएगी और विचार नहीं बनेगा। अब कोई बच्चा है, उसको कुछ सिखाया जाता है, पर वो जो सिखाया जाता है उसके जो इनकमिंग इम्पल्स तो उसके अंदर जाता है, पर उसका जो मेमोरी पूल से इस प्रकार की आइडेंटिकल मेमोरी निकलनी चाहिए वो निकलती नहीं है, तो वो बच्चा कुछ समझ नहीं सकता है। इसलिए उसको बैकवर्ड चिल्ड्रन या मन बुद्धि बच्चा कहते हैं। इफ दे डू नॉट ओपन हैफेजार्डली एंड स्पिल देयर सीरीज ऑफ disconnected memory patterns in picture series into the mainstream of incoming impulses, one is lucky to be able to maintain objective or subjective concentration. Lucky because one is not aware of or in control of the inner processes. अब कई बार ऐसा होता है कि ये जो अंदर से जो हैफेजार्डली ये मेमोरी वगैरह निकलती है, इनकमिंग इम्पल्स आता है, मेमोरी उससे निकलती है हैफेजार्डली और जो पिक्चर की एक सीरीज बनती है, पर ये अगर डिस्कनेक्ट हो जाता है, इसकी ये मेमोरी पैटर्न का डिस्कनेक्शन हो जाता है, तो वो व्यक्ति लकी है। लकी इस माने में है कि भाई उस समय कुछ समय के लिए वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कंसंट्रेशन कर सकता है। मतलब कि जो कोई उसने हाथ में सब्जेक्ट लिया है, क्योंकि दूसरा वो वाल खुलता नहीं है और उसमें से दूसरे प्रकार के विचार बनना चालू नहीं होता है। इसीलिए क्या होता है कि कुछ समय के लिए वो इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव विषय के ऊपर बना रहता है। If we can prevent or rather control the drifts of the mind by following a method, we should be able to maintain objective and subjective attention. Subjective means that the subject is more subtle. तो हम अगर इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इस प्रकार के जो इम्पल्सिस आते हैं या मेमोरी पैटर्न, अलग अलग प्रकार के इम्पल्सिस आते हैं और अलग अलग जो सीरीज ऑफ पिक्चर चालू हो जाती है, उसको अगर हम कंट्रोल करते हैं और दूसरे प्रकार के विचार को बनने नहीं देते हैं, तो हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव अटेंशन को हम मेंटेन कर सकते हैं। और सब्जेक्टिव का मतलब जो सूक्ष्म है, खास करके अंदर जो है, अंदर की चीज़ें हमें सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना है या अंदर की चीज़ें देखना है, तो वो हमारा सब्जेक्टिव अटेंशन हमें उसमें लेना पड़ता है। और बाहर की चीज़ों जो होती है उसके ऊपर हम अटेंशन डालते हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव हमारा अटेंशन होता है। दिस अटेंशन, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, विच इज डिस्क्राइब्ड एज concentration and meditation depending on length of time, is possible when one attends to the biological stage shown in diagram 2, but by no stretch of imaginations is this dharana or dhyan, because for these two processes different brain patterns and different development within the brain are necessary, as shown in diagram 3b and 3c. तो ये इस तरह का जब हम करते हैं तो ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव अटेंशन को हम मेंटेन करते हैं और कुछ लंबे समय के लिए करते हैं, तो उससे हम जिसको हम कंसंट्रेशन और मेडिटेशन कहते हैं, इस तरह की चीज़ बनती है। तो कई लोग मेडिटेशन के अंदर कोई एक सब्जेक्ट को पकड़ लेते हैं और उसके ऊपर ध्यान करते हैं और लंबे समय तक उसको पकड़ने का, रखने का प्रयत्न करते हैं। तो इस प्रकार एक सब्जेक्टिव ध्यान उसके अंदर बन जाता है। पर ये यहाँ ये कहना चाहते हैं कि ये जो कंसंट्रेशन और मेडिटेशन है वो योग के अंदर जिसको धारणा और ध्यान कहते हैं वो नहीं है।
क्योंकि इसके अंदर हम अटेंशन का उपयोग करते हैं और इसके द्वारा हम सब्जेक्ट को पकड़ के ये करते हैं। धारणा और ध्यान एक बिल्कुल अलग चीज़ है। वो उसके अंदर जो ब्रेन की प्रक्रिया है वो एकदम अलग होती है उसके अंदर, और ब्रेन की जो पैटर्न्स है वो चीज़ें इसके अंदर बिल्कुल अलग रूप में काम करती है। तो कंसंट्रेशन और मेडिटेशन को हम ध्यान और धारणा और ध्यान नहीं कह सकते हैं। वो चीज़ उन्होंने डायग्राम 3B और 3C के अंदर बताई है। फॉर compared to diagram 2, diagram 3A is miles ahead, and compared to diagram 3B, diagram 3 is light years removed. And true pratyahar, dharana and dhyan are possible only after the stage shown in the diagram 3B is attained, that is the minimum requirement. तो ये जो अंदर की स्थिति अलग अलग है। हम जानते हैं 5 प्रकार के डायग्राम है, डायग्राम 1, 2, 3A, 3B और 3C। तो 3B जो है वो भी एक अच्छी स्थिति है, क्योंकि वो 5:1 का व्यक्ति अब उसके अंदर थोड़ा थोड़ा बैलेंस आने लगा है। फिर भी डायग्राम 2 से डायग्राम 3 की स्थिति है वो माइलों ऊंची है, माइलों दूर है। मतलब कि वो स्थिति को प्राप्त करना अभी बहुत देर है, वो स्थिति बहुत और ऊंची है। और 3A से 3B की स्थिति तो इससे भी ऊंची है, और 3C तो जैसे कि लाइट ईयर्स दूर है इस तरह के अंदर। मतलब कि ये सब 3A, 3B, 3C के अंदर की स्थिति है वो बहुत उच्च प्रकार की अंदर की स्थिति है, और इसके द्वारा ही हमारे अंदर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान वगैरह संभव है। इसीलिए पहले तो 3B तक व्यक्ति को पहुंचना ही पड़ता है, तब फिर वो प्रत्याहार, धारणा, ध्यान वगैरह के अंदर, गहराई के अंदर जा सकता है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट यहाँ बताई है। तो ये ताओयाजी की सिस्टम के अंदर पूरा साइंस इस तरह धारणा, ध्यान, समाधि का लिया है कि भाई ये कोई एक खाली एक प्रक्रिया नहीं है, पर साइंटिफिकली इस तरह आपको अंदर डेवलपमेंट करना पड़ेगा, और डेवलपमेंट के द्वारा आप इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ रुकते हैं। जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था कि हम 10 मिनट पहले बंद कर देंगे, और किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर समाप्त करते हैं। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग, बोलिए। सर मुझे पूछना था हाँ। कि जो आपने बोला कि हम लोग जब बहुत ड्रिफ्ट में हिप हैजार्ड मतलब वो ड्रिफ्ट्स चलते हैं, खास करके जब हम प्रेयर और चैटिंग करते हैं, हाँ। तो कभी कभी ऐसे होता है सर, कितना भी कंट्रोल करो ना, वो कंट्रोल मतलब थोड़ा ध्यान हटाओ तो भी वो चीज ऐसी वो उसी पे फोकस्ड रहता है। अगर हम नहीं भी चाहे तो भी वो कंटिन्यूअसली वो ड्रिफ्ट्स बहुत चलते ही रहते हैं। तो फिर आपने बोला था कि जो एडवांस स्टूडेंट्स रहते हैं उनको एक टेक्निक रहती है जिससे वो इम्पल्स को थॉट नहीं बनने देते, तो वो आप हमारे को सिखा नहीं सकते हो सर? नहीं, मैंने कहा ना कि ये सारी चीज़ें तो इतनी ये है कि क्योंकि मैंने क्या कहा कि अभी तो हम विचार को ही नहीं पकड़ सकते। ये तो बात है अंदर इम्पल्स आ रहा है उसको देखने की, मेमोरी पैटर्न इसमें से कौन सी निकलती है। क्योंकि ये ड्रिफ्टिंग के अंदर क्या साइंस हमने देखा कि भाई एक इम्पल्स आया और एक पैटर्न निकली, उससे एक विचार बना। अब एक विचार बना, उसके बाद में तुरंत ही दूसरा इम्पल्स आया तो दूसरे वाल से दूसरा मेमोरी पैटर्न निकल गई, और वो सब्जेक्ट दूसरा है तो दूसरा एक ड्रिफ्ट आ जाता है। तो ये ड्रिफ्टिंग कंटिन्यूसली इस तरह होता है कि इनकमिंग इम्पल्स आते हैं, इसके साथ में जो मेमोरी पैटर्न आती है, और अलग अलग इनकमिंग इम्पल्स, अलग अलग मेमोरी पैटर्न, इसके कारण अलग अलग विषय हमारे अंदर डेवलप होते हैं। तो ये तो बहुत मुश्किल है। खाली हम यही कर सकते हैं कि जब ज़्यादा ये होता है तो थोड़ी देर के लिए पहले आप 3 स्टेप कर लो। इसीलिए तो जब करते हैं या प्रेयर करते हैं उससे पहले हम 3 स्टेप वगैरह कुछ करते हैं, तो थोड़ा माइंड शांत होता है, थोड़ी अंदर की ये जो पैटर्न है
वो थोड़ी बदलती है, ड्रिफ्ट कम होता है और हम थोड़ा जो हमें काम करना है, जो साधना करनी है या स्टडी करना है वो हम कर सकते हैं। तो हमारे पास तो अभी 3 स्टेप ही एक साधन है कि जिसके द्वारा हम इसके ऊपर थोड़ा उसको शांत कर सकते हैं और ड्रिफ्ट को कम से कम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ उन्होंने जो बताई वो प्रैक्टिस हम कर सकते हैं ड्रिफ्ट वॉचिंग की, और वो चैप्टर 11 के अंदर है, वो उन्होंने बताया है, वो इजी है, आप पढ़ के ड्रिफ्ट वॉचिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे भी ड्रिफ्ट थोड़ा धीरे धीरे करके कम होता जाएगा और ख़ास करके ये समझ में आएगा कि हमारे विचारों के अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि ड्रिफ्ट वॉचिंग एक प्रकार का सेल्फ ऑब्जर्वेशन ही है। ड्रिफ्ट वॉचिंग करना है तो आपको सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना ही पड़ेगा। तो ये आप ड्रिफ्ट वॉचिंग सीख सकते हैं और इसका रोज 10-15 मिनट इसका अभ्यास करोगे तो इससे आपको ये फायदा मिलेगा, ड्रिफ्ट आपकी कम हो सकती है। ठीक है। और एक और बात बोलनी थी सर, जब मैं चैंटिंग करती हूँ और जब थोड़ा वो गहरा हो जाता है ना तो मैंने मतलब हम लोग अपने आप से टेक्निक्स बना सकते हैं। जैसे मैंने ऐसे देखा है, जब वो आपने बोला था ना सक्सेशन, वो जो सेंटर समथिंग पाइप से ऐसे कुछ ऊपर आती है एनर्जी, आपने बोला था सक्सेशन बोलते हैं उसको, कुछ तो आपने ऐसे वर्ड बोला था रिफाइंड वहां पे रिट्रीट में। तो मैंने देखा जब भी वो होता है ना, तब मैंने देखा तभी बिल्कुल थॉटलेस हो जाता है स्टेट। और जब भी मैंने ना थोड़ा ऐसे ट्रायल किया है कि थोड़ी टेक्निक्स, जब भी बहुत थॉट्स आते हैं ना, तो वो थॉट्स को निकालने के लिए मैं क्या टेक्निक्स करूं ताकि मैं बिल्कुल थॉटलेस हो जाऊं। तो मैंने देखा है अश्विनी चैंटिंग करते करते जैसे मैं अश्विनी मुद्रा लगाती हूँ तो वो चैंटिंग के दौरान ही तो फिर एकदम से थॉटलेस स्टेट आ जाता है। मतलब वो मैं थोड़ा ना ऐसे एक्सपेरिमेंट हम लोग कर सकते हैं सर। बिल्कुल 100% जिससे मैं थॉटलेस हो जाऊं। बिल्कुल थॉटलेस तो थोड़ा बड़ा शब्द है, आपका वो टेम्पररी जो है विचार शांत हो जाएगा, क्योंकि ड्रिफ्टिंग की तो अंदर आदत है, थोड़ी देर में ड्रिफ्ट तो फिर से कुछ नया विचार तो आ ही जाएगा। थॉटलेस तो इसको हम नहीं कह सकते, पर आपको जो रिसाइट करना है, जो रेसिटेशन करना है, उसके ऊपर आप ज़्यादा समय टिक पाओगे और ज़्यादा लंबे समय वो चीज़ कर पाओगे। तो अश्विनी मुद्रा है या दूसरी तरह आप प्राण ऊर्जा को आप एक्टिवेट करते हैं या ब्रेन की ओर भेजते हैं, या अलग अलग बहुत सारी ऐसी टेक्निक होती है और हम खुद अपने आप में भी वो टेक्निक फॉलो कर सकते हैं अपने आप में ढूंढ के, क्योंकि हर इंडिविजुअल को कुछ ना कुछ टेक्निक सूट करती है। तो हमें क्या सूट करती है वो हम इसका ये कर सकते हैं और उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। जो कर रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है, इस तरह आप करिए। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके, और किसी को कोई प्रश्न है? हाँ बोलिए। सर हाँ, मुझे ये पूछना है कि मेरी फ्रेंड प्रेग्नेंट है, वो मतलब एक्सरसाइज कितने मंथ तक कर सकती है और उसकी क्या प्रिकॉशंस होंगी? रिफाइनिंग एक्सरसाइज जो है वो पहले 3 महीने तक तो सब कर सकते हैं, उसके बाद में सेकंड, थर्ड और 7वीं जो गोल नकेद है, ये एक्सरसाइज बिल्कुल बंद कर देनी है। और 7वें महीने के बाद में सब एक्सरसाइज बंद कर देनी है, खाली 3 स्टेप या राधे कृष्ण करना है।